उस दौर का मुंबई था। यहाँ हर सुबह एक नया सपना सच करने आती थी। पर जैसे ही उजाला खत्म, अंधेरा दस्तक देता कि मुंबई के गलियारों से शैतान के पुजारी सैलाब लेकर निकलते। 80 का दशक दस्तक दे चुका था। एक और अंधेरी काली रात थी। दिन भर की दौड़धाम से थककर लोग अपने अपने आसियानों में सोने जा रहे थे। उधर पेडर रोड पर बने आलीशान बंगले पर कई गाड़ियां खड़ी थी। यहाँ अंधेरी रात में कई लोगों की चहल पहल थी। दिखने में कोई शातिर अपराधियों की पूरी जमात इकट्ठा हुई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अरे मम्मा, आप सोच रहे होंगे अंधेरी रात में मुंबई पुलिस की खतरनाक पेट्रोलिंग के बावजूद इकट्ठा हुए ये लोग कौन होंगे? तो सुनो मामा, पेडर रोड पर बने इस बंगलों का नाम था बेतुल सुरूर। और इस बंगलों का जो मालिक था उसे पूरा मुंबई सलाम ठोकता था। वह शख्स था भारत का सबसे बड़ा अमीर स्मगलर हाजी मस्तान। और आज की रात बेतुल सुरूर पर इकट्ठा हुए ये सारे मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग थे। आज यहाँ एक बड़ा फैसला लेना था। आज की रात यहाँ मुंबई का भाग्य लिखा जाना था। अब आपके जहन में सवाल होगा, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका भी जवाब मिलेगा आगे विस्तार से। पर एक बात तो है, आज यहाँ मुंबई का भाग्य लिखा जाना था, ये तय था। क्योंकि मस्तान के घर पर कौन आया हुआ है मालूम? मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े दो गिरोह और उनके सरगना। बेतुल सुरूर के अंदर एक टेबल पर नाश्ता रखा गया था। एक और बैठे थे पठान गैंग के लोग और उनके सरगना करीम लाला पठान। सामने बैठे थे डी कंपनी के लोग और उसका सरगना दाऊद इब्राहिम। और इन सब के सामने बैठे थे मस्तान मिर्जा यानी हाजी मस्तान। आज इन दोनों गिरोह के बीच सुलह करवानी थी। पर क्या अकेले हाजी मस्तान के बस में था कि वो इन दोनों गिरोह के बीच सुलह करवा दे और दोनों गिरोह इनकी बात को सर आंखों पर चढ़ाए? नहीं मामा, मस्तान के अकेले के बस में ये नहीं था। फिर किसके बस में था? तो इसका जवाब है एक औरत। जी हाँ मेरा वीरो, एक औरत जो हाजी मस्तान के ठीक बगल में कुर्सी पर बैठी थी। जैनाबाज दारू वाली, मुंबई की एक ऐसी औरत जिसे कहा गया फर्स्ट माफिया क्वीन ऑफ मुंबई। करीम लाला हो या हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार, हर वो शख्स जिसे मुंबई का डॉन कहा जाता था, जैनाबाई की जुबान उन सभी के लिए पत्थर की लकीर होती थी। हर कोई उनकी इज्जत करता था। दाऊद भी उसे बहुत मानता था। आखिर कौन थी जैनाबाई दारू वाली? उस औरत में ऐसा क्या था कि दाऊद जैसे डॉन भी उनकी इज्जत करते थे? आइए अंडरवर्ल्ड सीरीज के आज के इस एपिसोड में जानते हैं माफिया क्वीन जैनाबाई दारू वाली के बारे में। કેમ છો? મજામાં? अरे मामा, बात है सन 1920 के दशक की। आज का मुंबई तब बॉम्बे हुआ करता था। तब बम्बई के डोंगरी इलाके में एक मुस्लिम परिवार में जैनाबाई का जन्म हुआ। उसे लोग प्यार से जैनब कहकर बुलाते थे। वो अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, शरारती थी। डोंगरी के छोटी सी खोल में रहने वाले इस परिवार की माली हालत बहुत ही खराब थी। जैनब के पिता मुसाफरों को इधर से उधर ले जाने का काम करते थे। ऐसे में 6 बच्चों के परिवार को पालना कितना कठिन होता है आप सब जानते हो। अरे मामा, ये दौर था आज़ादी के पहले का। पूरे हिंदुस्तान में ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की ज्वालाएं सुलग रही थी। तब डोंगरी के सभी लोग भी इस जंग का हिस्सा बनते थे। छोटी सी जैनब भी भीड़ का हिस्सा बनकर ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ नारे लगाती। उस दौर में छोटी उम्र में शादियां होना आम बात थी। नन्ही सी जान जैनब को भी बहुत कम उम्र में ससुराल जाना पड़ा। महज 14 साल की उम्र में गृहस्थी का बोझ यह वीडियो देखने वाली हर महिला जैनब की मनस्थिति को समझ सकती है। पर जैनब तो जैनब थी। क्या हुआ, उम्र कम है पर उसके अंदर गजब का जज्बा था। शादी के बाद भी वो आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा बनती रही। इस दौरान जैनब का मुख्य काम था ब्रिटानिया पुलिस से क्रांतिकारियों को बचाना। वह अपनी जान पर खेलकर क्रांतिकारियों को पुलिस से बचाती, उनको नया ठिकाना दिलवाती, उन्हें पुलिस के चुंगल से भी छुड़ा कर लाती। इस दौरान जब वह किसी हिंदू को पुलिस से बचाती तो उनका पति उनकी खूब पिटाई करता। इसके बाद भी जैनब आज़ादी के आंदोलन में शामिल रही और लोगों को पुलिस से बचाने का अपना काम करती रही। पर अब समय खूब तेजी से करवट ले रहा था और फिर हुआ तख्ता पलट। हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। देश आज़ाद हो चुका था पर भारत से एक ज़मीनी टुकड़ा अलग हो रहा था। पाकिस्तान का नवनिर्माण हो रहा था। देश की जनता इधर उधर हो रही थी। इसी दौरान जैनब के पति ने उसे पाकिस्तान चलने के लिए कहा।
लेकिन जनाबाई तो थी एक हिंद शेरनी, अपना देश छोड़कर जाने से साफ इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर जैनब का पति अकेले ही पाकिस्तान चला गया और जैनब अपने 5 बच्चों के साथ मुंबई के उस डोंगरी इलाके में ही रह गई। और अब नए भारत में जनाबाई की नई कहानी शुरू हुई। जहाँ आज़ादी के बाद देश के कई मेगा सिटीज़ में राशन की किल्लत हुई, तो बम्बई में भी यह हाल था। बम्बई के लोगों पर बंटवारे का असर आर्थिक रूप से भारी पड़ रहा था। तब महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए सस्ते दामों में राशन की व्यवस्था की। दूर तक सोच रखने वाली जनाबाई जैसे तैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी कि इस राशन में उन्हें एक बड़ा व्यापार दिखाई दिया और वह धीरे धीरे राशन के धंधे में उतर गई। राशन के धंधे में काम करते करते उन्होंने ये देखा कि सरकारी राशन में एक बड़ा स्मगलिंग का धंधा चल रहा है और इसमें बोरा भर भर के पैसा है। तो जैनब ने राशन की स्मगलिंग शुरू कर दी। हालांकि राशन का उनका धंधा इतना चल नहीं पाया, पर स्मगलिंग कैसे करते हैं जैनब ने पूरा पीएचडी कर लिया। दरअसल जैनाबाई जब राशन का धंधा कर रही थी तो रोज अलग अलग आदमियों से उनकी मुलाकात होती थी। उनमें कुछ शराब तस्कर भी थे। जैनब ने भी अब राशन की स्मगलिंग छोड़कर शराब की स्मगलिंग के धंधे में उतरना सही समझा। पता नहीं जैनब के खून में ही बिजनेस था, क्योंकि जैनब ने शराब को खुद बनाया और फिर बेचा और धीरे धीरे पूरे डोंगरी में जैनब की बनाई हुई शराब बिकने लगी। ये काम ऐसा चल निकला कि पूरे एरिया में जैनब की तुत्ती बोलने लगी और अब जैनब जनाबाई के नाम से मशहूर हो गई और उनके नाम के आगे और एक नाम जुड़ गया, दारू वाली, जनाबाई दारू वाली। और ये नाम आने वाले कुछ सालों में पूरे मुंबई में एक ब्रांड बनने वाला था जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड अनजान था। अब समय भी बदला। एक थी जैनब जो अब जनाबाई दारू वाली बन चुकी थी। शराब के धंधे में उसकी पकड़ थी, बोरा भर भर के पैसा आता था। तो दूसरी तरफ जुर्म के कारोबार पर भी जनाबाई की पकड़ हो गई। मुंबई के छोटे बड़े छपरी चिरकुट से लेकर बड़े बड़े भाऊ लोग जनाबाई का टच में रहते और उनका कहना मानते। बड़े से बड़े गैंगवॉर को जनाबाई शांत कर देती। उसकी एक दहाड़ अक्खा बम्बई साइलेंट हो जाता। वहीं किसी के पापों का घड़ा भर गया तो छोटे से छोटे मामले को भयानक रूप दिलवा देती। ऐसी थी जनाबाई। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे बम्बई में उनका दौर चल रहा था। और 70 के दशक में बम्बई में जितने भी डॉन बने, जैसे हाजी मस्तान, करीम लाला, वर्दा भाई और दाऊद से लेकर छोटा शकील तक जनाबाई को मासी कहकर बुलाते थे, क्योंकि जनाबाई का कैरेक्टर ही 24 कैरेट गोल्ड था। सभी के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चलती थी। साम दाम दंड भेद की उस्ताद थी। उसने जो पकड़ बनाकर रखी थी उसका असर उन सभी डॉन पर दिखता था और वे कभी भी जनाबाई के रास्ते में नहीं आते थे। वे सभी अपने व्यापार के लिए जनाबाई से सलाह मशवरा करने लगे। बदले में जनाबाई शराब के अलावा दूसरी स्मगलिंग के धंधे के बारे में उनसे जानती और फिर उसमें जगह बनाती। और देखते ही देखते माफियाओं के गैंगलैंड में एक लेडी का एम्पायर बिल्ड हो गया और यहीं से उनको कहा जाने लगा माफिया क्वीन ऑफ मुंबई। कहानी में थोड़ा पीछे जाए तो 60 के दशक की बात है। नकली शराब बनाने के मामले में जनाबाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पर पुलिस ने कुछ ही समय में उनको छोड़ दिया। इसके बाद जनाबाई और पुलिस के बीच रिश्ते अच्छे हो गए। बदले में वह पुलिस की मुखबिर बन गई। इस कारण उस जमाने के मुंबई के बड़े बड़े पुलिस वालों से वो उठने बैठने लगी। और इसका असर ये हुआ कि जब मुसीबत आने पर हाजी मस्तान भी जनाबाई की दहलीज पर जाता और जनाबाई भी उसे पूरी मदद करती थी। मस्तान एक नहीं, लाला, वर्दा भाई, दाऊद, हर वो डॉन जो मुंबई पर राज कर रहा था, उन सभी की जनाबाई ने किसी न किसी मामले में मदद की थी। और इसी वजह से मुंबई के सारे डॉन उनको बड़ी इज्जत से देखते थे। उनकी जुबान को पत्थर की लकीर मानते थे। यही नहीं, दाऊद के पिता से भी जनाबाई के अच्छे रिश्ते थे। अक्सर उनके घर जाया करती थी। ऐसे में दाऊद उन्हें मासी कहकर बुलाता था। लेकिन अब मुंबई बदल रहा था। अंडरवर्ल्ड की भयानक आंधी उठ चुकी थी। दाऊद जैसे गर्म खून वाले लड़के मुंबई पर राज करना चाहते थे। रोज खून बहता था, गैंगवॉर अपने चरम पर था और ये सब जनाबाई देख रही थी। और तब जनाबाई की अगुवाई में हाजी मस्तान के बंगले पर पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच सुलह करवाई गई और इस खून खराबे को यहीं पर रोकने कुरान पर हाथ रखकर कसम दिलाई गई। लेकिन जनाबाई अपने ही बेटे को ना रोक पाई। जनाबाई का बड़ा बेटा अंडरवर्ल्ड के अंधेरे में कहीं भटक चुका था। एक रोज किसी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। बेटे की मौत से जनाबाई पूरी तरह बिखर गई।
जब पुलिस ने उनके बेटे के हत्यारों को पकड़कर उनके सामने खड़ा कर दिया, तब वह उम्र के एक आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपने बेटे के हत्यारों को यह कहकर छोड़ दिया कि इसका हिसाब तो ऊपर वाला करेगा। अब उन्होंने धर्म का रास्ता चुन लिया था और अब वो हिंदू मुसलमान एकता के लिए काम करने लगी थी। और धीरे धीरे उन्होंने अपराध को पूरी तरह अलविदा कर दिया। दारू का धंधा भी अब बदल चुका था, नशे के नए तरीके बाजारों में आ चुके थे। वहीं जीनाबाई भी इन सब से कोसों दूर चली जा चुकी थी, उनका नेटवर्क भी खत्म हो चुका था। ऐसे में हाजी मस्तान, करीम लाला से लेकर दाऊद तक ने जीनाबाई से दूरियां बना ली थी। हर वो डॉन जिन पर जीनाबाई का एहसान था, वो सब अब उनको भूल चुके थे। और कहते हैं 1993 के बम धमाके ने उनको पूरी तरह तोड़ दिया था। वह इससे परेशान रहने लगी और बीमार हो गई। अफसोस था कि जिस देश में हिंदू मुसलमान भाईचारा बढ़ना चाहिए था, वहाँ ऐसे बम धमाके कभी भाईचारा पनपने नहीं देंगे। उनको दाऊद से बहुत नाराजगी थी, जिसमें वह कभी उभर नहीं पाई और आखिर में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज तक आपने बहुत सारी माफिया क्वीन के बारे में सुना होगा, कहानियाँ भी सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो जीनाबाई और उन सब में क्या फ़र्क लगता है आपको, कमेंट में ज़रूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।